वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच। कहानी की दोबारा जांच करना। हर कुछ महीनों में कंपनी की कहानी की दोबारा जांच करना अच्छा रहता है। इसमें नवीनतम वैल्यू लाइन पढ़ना या तिमाही की रिपोर्ट पढ़ना शामिल हो सकता है। आप आमदनी की जांच कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि क्या आमदनी अपेक्षा के अनुरूप है। इस जांच में आप स्टोर्स में जाकर यह तसल्ली भी कर सकते हैं कि क्या सामान अब भी आकर्षक है और समृद्धि का परिवेश है। क्या कोई नए पत्ते सामने आए हैं। खास तौर पर तेज़ विकास करने वाली कंपनियों के मामले में आप खुद से पूछना होता है कि किस चीज़ से उनका तीव्र विकास जारी रहेगा। किसी विकास करने वाली ग्रोथ कंपनी के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है। स्टार्टअप अवस्था, जिस दौरान यह बुनियादी व्यवसाय को शुरुआत में कारगर बनाती है। तीव्र विस्तार अवस्था, जिस दौरान यह नए बाज़ारों में जाती है। और परिपक्वता अवस्था, जिसे संतृप्त अवस्था के रूप में भी जाना जाता है, जब यह इस वास्तविकता के समझौते कर लेती है कि विस्तार जारी रखने का कोई आसान तरीका नहीं है। इनमें से हर अवस्था कई साल तक चल सकती है। सबसे पहली अवस्था निवेशक के लिए सबसे जोखिम भरी होती है, क्योंकि व्यवसाय की सफलता अब तक स्थापित नहीं हुई है। दूसरी अवस्था सबसे सुरक्षित होती है और यहीं पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाए जाते हैं, क्योंकि कंपनी अपने सफल फार्मूले को दोहराकर विकास कर रही है। तीसरी अवस्था सबसे समस्याजनक होती है, क्योंकि कंपनी अपनी सीमाओं से जूझती है। आमदनी बढ़ाने के लिए इसे दूसरे तरीके की तलाश करनी होगी। जब आप समय समय पर शेयर की जांच करते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि क्या कंपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती दिख रही है। अगर आप ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग कंपनी को देखते हैं जो पेचेक की प्रोसेसिंग करती है, तो आप देखते हैं कि इसका बाज़ार अभी संतृप्त नहीं हुआ। इसलिए ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग अब भी दूसरी अवस्था में है। जब सेंसरमेटिक अपने शॉर्ट लिफ्टिंग डिक्टेशन सिस्टम का विस्तार एक के बाद एक स्टोर में कर रही है, दूसरा चरण, तो इसके शेयर का भाव $2 से बढ़कर $40 हो गया। लेकिन अंततः यह अंतिम सीमा तक पहुंच गया। कोई नए स्टोर नहीं थे जहां तक जा सकती हो। कंपनी अपनी गति को कायम रखने के लिए नए तरह की नहीं सोच पाई। इसलिए शेयर का भाव 1983 में $42.50 से घटकर 1984 में $5.65 तक आ गया। जब आपने इस समय को आते देखा तो आपको यह पता लगने की ज़रूरत थी कि नई योजना क्या थी और क्या इसके सफल होने की यथार्थवादी संभावना थी। जब सीयर्स हर मुख्य मेट्रोपॉलिटन इलाके में पहुंच गया तो इसके बाद यह और कहा जा सकता था। जब द लिमिटेड देश के 700 सबसे लोकप्रिय मॉल्स में से 670 में पहुंच गया तो आखिरकार अपने नाम के अनुरूप इसे सीमित होना ही था। उस बिंदु पर द लिमिटेड अपने विद्यमान स्टोर्स से ज़्यादा ग्राहकों को प्रलोभन देकर ही अपनी आमदनी बढ़ा सकता था और कहानी बदलने लगी। जब द लिमिटेड ने लर्नर और लेट ब्राइंट को खरीदा तो आपको लगने लगा कि तीव्र विकास का दौर खत्म हो चुका था और कंपनी को सचमुच नहीं मालूम कि आगे क्या करना है। अगर यह दूसरी अवस्था में होती तो यह अपने सारे पैसे अपने खुद के विस्तार में लगाती। जैसे ही हर मैकडॉनल्ड्स के बगल में वेंडी पहुंच जाता है तो इसके बाद वेंडी के एक ही तरीके से बढ़ सकता है, मैकडॉनल्ड के ग्राहकों को जीतकर। अगर एल्यूजर बुश बियर पीने वाली 40% बाजार पर कब्जा हो चुका है तो यह कहाँ विकास कर सकता है। स्पर्स मैकेंजी द पार्टी डॉग भी देश के 100% लोगों को बड़ पीने की नए राजी नहीं कर सकता और कम से कम कुछ बहादुर लोग बड लाइट का ऑर्डर देने से इनकार कर देंगे, भले ही उन पर बंदूक तान दी जाए या एलियंस उनका उदाहरण कर ले। देर सवेर एनह्यूजर बुश का कारोबार धीमा होगा और जब ऐसा होगा तो शेयर का भाव तथा पी रेशो दोनों ही इसी अनुरूप सिकुड़ जाएंगे। या शायद एनह्यूजर बुश विकास करने के नए तरीके सोच लेगा,
जैसा मैकडॉनल्ड्स ने सोचे है। एक दशक पहले निवेशक यह चिंता कर रहे थे कि मैकडॉनल्ड्स का अविश्वसनीय विस्तार अब अतीत की चीज़ हो गया है। जहाँ भी आप देखते थे हर जगह मैकडॉनल्ड्स का एक न एक फ्रेंचाइजी नज़र आता था। इसका पी रेशो फास्ट ग्रोथ कंपनी 30 पी से घटने लगा और आखिरकार शक्तिशाली दिग्गज कंपनी ग्रोथ 12 पी तक आ गया। लेकिन इस अविश्वास के बावजूद इसका शेयर 1972 से लेकर 1982 तक साइडवेज रहा। आमदनी बहुत दमदार रही है। मैकडॉनल्ड्स ने कल्पनाशील तरीकों से अपने विकास को कायम रखा है। सबसे पहले तो उन्होंने ड्राइव इन विंडोज़ लगवाए, जिससे अब वे अपना 1/3 व्यवसाय कर रहे हैं। फिर नाश्ता शुरू हुआ, जिसने बिक्री में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ दिया, और वह भी ऐसे वक्त जब इमारत खाली रहती थी। नाश्ते को शुरू करने से बहुत कम लागत पर रेस्टोरेंट की बिक्री 20% से ज़्यादा बढ़ गई। फिर सलाद और चिकन आए, जिन दोनों ने आमदनी बढ़ी, और बीफ मार्केट पर कंपनी की निर्भरता भी कम हुई। लोग मानते हैं कि अगर बीफ के भाव बढ़ गए तो मैकडॉनल्ड्स की हालत पतली हो जाएगी, लेकिन वे पुराने मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे हैं। जब यह नए फ्रेंचाइजी बनने की गति धीमी हुई तो मैकडॉनल्ड्स ने साबित किया कि यह अपने मौजूदा दायरों को भीतर विकास कर सकता है। यह अन्य देशों में तेज़ी से विस्तार कर रहा है और अभी इंग्लैंड या जर्मनी में हर मोड़ पर पहुंचने पर मैकडॉनल्ड्स की नई दशक लगेंगे। कम पी रेशो के बावजूद अभी मैकडॉनल्ड्स का खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने केवल उद्योग में कोई कंपनी खरीदी होती तो आपको विकास की छलांगों की श्रृंखला दिखी होती। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंस्टॉलेशन से, दूसरे एमबीए, सिनेमैक्स, डिज्नी चैनल जैसी पे सर्विसेज से, तीसरी शहर इंस्टॉलेशन से, चौथे होम शॉपिंग नेटवर्क। हर बिकने वाली चीज़ पर केबल को हिस्सा मिलता है, जैसे प्रोग्राम्स की रॉयल्टी से और हाल में सशुल्क विज्ञापन से, जिनसे भविष्य में भारी मुनाफा होने की संभावना है। बुनियादी कहानी बेहतर और बेहतर होती जाती है। टेक्सास एयर उस कहानी का उदाहरण है जो बदतर हुई, फिर बेहतर हुई, फिर बदतर हुई, और यह 5 साल में ही हो गया। मैंने 1983 के बीच इस शेयर में छोटी पोजीशन ली और कंपनी की मुख्य संपत्ति कॉन्टिनेंटल एयर का पतन होते ही इसे दिवालिया होते देखा। टेक्सास एयर का शेयर $12 से घटकर $4.75 तक आ गया और कॉन्टिनेंटल का शेयर, जिसमें टेक्सास एयर की बड़ी हिस्सेदारी थी, गिरकर $3 पहुंच गया। मैंने संभावित टर्न राउंड के रूप में स्थिति पर करीबी निगरानी रखी। टेक्सास एयर ने लागतें कम की, कॉन्टिनेंटल ने अपने ग्राहक दोबारा जीते और अकाउंटेंट की कब्रिस्तान से वापस लौट आई। उनके सुधार में दम पर मैंने दोनों कंपनियों में बड़ी होल्डिंग बना ली। 1986 तक दोनों शेयर 3 गुना हो गए। फरवरी 1986 टेक्सास एयर ने घोषणा की कि इसने ईस्टर्न एयरलाइंस की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है, जिसे अच्छी खबर माना जा रहा है। एक ही साल में टेक्सास एयर शेयर फिर 3 गुना बढ़कर $51.5 हो गया। यानी 1983 में अपनी समस्याएं सुलझाने के बाद कुल मिलाकर यह टेनबैगर बन गया। इस बिंदु पर कंपनी के बारे में मेरी चिंता दुर्भाग्य से आत्मसंतुष्टि में बदल गई। चूँकि ईस्टर्न और टेक्सास एयर की संभावित आमदनी की शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी, इसलिए मैं अल्पकालीन वास्तविकता पर ध्यान देना भूल गया। जब टेक्सास एयर ने बचे हुए कॉन्टिनेंटल शेयर खरीदे तो मुझे कॉन्टिनेंटल शेयर में अपने आधे से ज़्यादा शेयर बेचने के लिए विवश होना पड़ा, और कुछ बॉन्ड्स को भी, जो कॉन्टिनेंटल शेयर में बदले जा सकते थे। यह किस्मत की बात थी और मैंने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन अपने बचे हुए टेक्सास एयर के शेयर बेचकर पूरी स्थिति को सुखद सलाम करने के बजाय मैंने दरअसल फरवरी 1987 में $48.25 के भाव पर इसके और ज़्यादा शेयर खरीद लिए। टेक्सास एयर की साधारण बैलेंस शीट, विभिन्न एयरलाइंस एक खतरनाक साइक्लिकस उद्योग है। मैं खरीद क्यों रहा था, बेच क्यों नहीं रहा था? मैं इसलिए अंधा हो गया था क्योंकि शेयर का भाव ऊपर जा रहा था। मैं नवीनतम बेहतर टेक्सास एयर कहानी का दीवाना हो गया था और यह नहीं देख पाया कि फंडामेंटल्स बिखरते जा रहे थे।
नई सुधरी हुई कहानी इस प्रकार थी। टेक्सास एयर को ज़्यादा छररे संचालन और तेज़ी से कम हुई श्रम लागतों से लाभ हो रहा था। ईस्टर्न में इसकी रुचि के अलावा इसने उसी समय फ्रंटियर एयर और पीपल्स एक्सप्रेस को भी खरीदा था और यह उन्हें भी इसी तरह पुनर्जीवित करने की योजना बना रही थी। जिस तरह इसने कॉन्टिनेंटल को पुनर्जीवित किया था, विचार बेहतरीन था। असफल एयरलाइंस का अधिग्रहण करो, लागतें कम करो और भारी मुनाफा अपने आप होने लगेगा। हुआ क्या? डॉन क्विक्सोट की तरह ही मैं इस वादे पर इतना मुग्ध हो गया कि यह गौर करना भूल गया कि मैं छेद वाली नाव में बैठा था। मैंने 1988 में टेक्सास एयर की $15 प्रति शेयर आमदनी की भविष्यवाणी पर ध्यान केंद्रित किया और चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज किया जो हर दिन अखबार में नज़र आ रहे थे। खोए हुए बैग, समय सारणी के उल्लंघन, देर से आगमन, नाराज ग्राहक और ईस्टर्न की असंतुष्ट कर्मचारी। रेस्तरां की तरह ही एयरलाइंस भी जोखिम भरा व्यवसाय है। किसी रेस्तरां में कुछ बुरी रातें उस अच्छी छवि को बर्बाद कर सकती है जिसे बनाने में 50 साल लगे थे। ईस्टर्न और कॉन्टिनेंटल के मामले में यह कुछ बुरी रातों से ज़्यादा था। विभिन्न हिस्सों का रुचारू तालमेल नहीं बैठ पाया था। ईस्टर्न में होने वाली शिकायतें वेतन और लाभों के मुद्दे पर विभिन्न यूनियनों और प्रबंधन के बीच कटु दरार के संकेत थे। यूनियनों में जमकर संघर्ष छेड़ दिया। टेक्सास एयर की आमदनी 1987 में जल्दी ही कम होने लगी। विचार यह था कि ईस्टर्न की ऑपरेटिंग लागत में $400 मिलियन कम किए जाए, लेकिन मुझे खुद को याद दिलाना चाहिए था कि यह अब तक नहीं हुआ था और इस बात की काफ़ी संभावना थी कि यह कभी नहीं होगा। विद्यमान श्रम अनुबंध कई महीनों तक खत्म नहीं होने वाला था और इस दौरान दोनों ही पक्षों में अड़े हुए थे। आखिरकार मैं होश में आया और मैंने $17-18 के भाव पर शेयर बेचना शुरू किया। शेयर का भाव 1987 के अंत तक गिरकर $9 तक पहुंच गया। मेरे पास अब भी इसके कुछ शेयर है और मैं इस पर नज़र रखने जा रहा हूँ। ना सिर्फ मैंने 1987 की गर्मी में टेक्सास एयर को ना बेचकर गलती की, बल्कि जब ईस्टर्न के साथ गंभीर समस्याएं स्पष्ट हो गई और 1988 में जाहिर रहने का हर प्रमाण देती रही, तो मुझे इस बुनियादी जानकारी का इस्तेमाल करके एक और विजेता को चुन लेना चाहिए था। डेल्टा एयरलाइंस। डेल्टा ईस्टर्न की मुख्य प्रतिस्पर्धी थी और इसे ईस्टर्न की संचालनात्मक समस्याओं तथा स्थायी तौर पर ईस्टर्न का आकार कम करने की योजनाओं से सबसे ज़्यादा लाभ होना था। मैंने डेल्टा के थोड़े से शेयर खरीदे थे, लेकिन मुझे इसे अपनी शीर्ष 10 होल्डिंग में एक बनाना चाहिए था। इसके शेयर का भाव 1987 की गर्मी के दौरान $48 से बढ़कर $60 हुआ। अक्टूबर में यह $35 तक गिरा और साल के अंत में $37 पर था। 1988 के बीच यह तेज़ी से बढ़कर $55 हो गया। ईस्टर्न और डेल्टा के सफ़र में हज़ारों लोग भी वही चीज़ें देख सकते थे जो मैंने देखी और अपने शौकिया अनुभव का इस्तेमाल कर सकते थे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।